सीने में जुनूं और आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूं। दुश्मन की सांसें थम जाए, अरे आवाज में इतनी धमक रखता हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक जांगेड़ स्वागत करता हूं आप सभी का आज के सेशन में। आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आए हैं। आज का जो सेशन है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। आज के सेशन को आपको चूकना नहीं है। पहले शब्द से लेकर के आखिर के शब्द तक आपको पूरा का पूरा सेशन देखना है। जिन वीर जवानों को, जिन वीर बच्चों को, जिन लड़कों को आज एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, नेवी ज्वाइन करनी है, वो मेरे साथ यहां पे आ जाइए। एक एक शब्द को हम गौर से चबा चबा करके हम बोलेंगे और सुनेंगे दोस्तों। तो चलते हैं, आज मैं अपने इस सेशन में आपके लिए क्या लेकर के आया हूं, देखते हैं दोस्तों। एक्चुअल में मैं आज यहां पर बात करने वाला हूं कि एयरफोर्स में एक्स तथा वाई ग्रुप, उसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, इसमें रैंक्स क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एग्जाम तथा पूरी की पूरी सिलेक्शन प्रोसेस जो है, इसकी आज हम बात करने वाले हैं। पहले दिन से लेकर के लास्ट दिन तक, यानी जिस दिन आप फॉर्म भरते हैं उससे पहले जो नोटिफिकेशन आता है, वहां से लेकर के जब तक आप अपनी ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं, अपना बैग उठा करके अपनी फ्लाइट जब पकड़ते हैं और अपने ट्रेनिंग सेंटर जाते हैं, तब तक की पूरी प्रोसेस आज मैं आपके लिए अशोक जांगेड़, आपका साथी, लेकर के आया हूं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम कि आज हम क्या क्या चीजें यहां पर देखने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसमें एक्स तथा वाई ग्रुप्स क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से ट्रेड्स अर्थात पोस्ट होती है, इसमें एयरमैन क्या होता है, इसमें एग्जाम नोटिफिकेशन जो है वो कब कब आते हैं, पीएफटी अर्थात फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, ये सब कब होते हैं, इनमें क्या क्या होता है, ये सब सारी जानकारी लेने वाले हैं। रैंक्स आफ्टर सिलेक्शन, और जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में आपको कौन कौन सी रैंक्स मिलती हैं, आपकी वर्दी का कलर कैसा होगा, ठीक है, ये सब सारी जानकारी आज मैं आपके लिए यहां पर लेकर के आया हूं। तो बने रहिए आपके अपने साथी अशोक जांगेड़ के साथ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में दो प्रकार से आप एंट्री कर सकते हैं, एक तो ऑफिसर लेवल पे और दूसरा नॉन ऑफिसर लेवल पे। ऑफिसर लेवल की आज मैं यहां पर बात नहीं करने वाला हूं। ऑफिसर लेवल के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा, जिस वीडियो का आपको इंतजार रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा यदि आपको इंतजार है, तो आपके भीतर यदि वो आग लगी हुई है कि नहीं मुझे ऑफिसर बनना है, तो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मैं पक्का आपके लिए वो वीडियो लेकर के आऊंगा। आज हाल फिलहाल में बात करने वाला हूं नॉन ऑफिसर एंट्री की, कि इंडियन एयरफोर्स IAIF अर्थात इंडियन एयरफोर्स IAF, ठीक है, उसमें नॉन ऑफिसर के रूप में हम किस प्रकार से एंट्री पा सकते हैं, तो हम उसकी बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम ऑफिसर के रूप में एंट्री करते हैं तो आप पायलट्स वगैरह या कुछ और बड़े पदों पर जाते हैं, उन पदों का अभी मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, ठीक है। नॉन ऑफिसर के रूप में जब आप जाते हैं तो आप किस प्रकार से एंट्री करते हैं, तो देखिएगा, नॉन ऑफिसर के रूप में जब कोई व्यक्ति, हमारी तीन प्रकार की जो सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ठीक है, यदि आप थल सेना में अर्थात इंडियन आर्मी में नॉन ऑफिसर के रूप में जाते हैं तो आप वहां पर जाने जाते हैं सोल्जर के रूप में। जी हां दोस्तों, किसके रूप में जाने जाते हैं, सोल्जर के रूप में। लेकिन यदि आप इंडियन नेवी में एंट्री करते हैं नॉन ऑफिसर के रूप में तो आप सेलर नाम से जाने जाते हैं। और यदि आप इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो यहां पर आप नॉन ऑफिसर के रूप में यदि आप एंट्री करें तो आप यहां पर एयरमैन के नाम से जाने जाते हैं। जी हां, एयरमैन, काफी खूबसूरत नाम है दोस्तों। आगे बढ़े, अब हम पूरी की पूरी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस थी और आज जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें काफी अंतर आ चुका है। ASC अर्थात एयरफोर्स के जो सिलेक्शन सेंटर्स हुआ करते थे, पहले वहां पर रिटन टेस्ट हुआ करते थे, आजकल टेस्ट जो है ऑनलाइन कर दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, अब ऑनलाइन एग्जाम जो है इनको स्टार्ट कर दिया गया है। पहले ऑफलाइन एग्जाम होते थे, रिटन टेस्ट होते थे। नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा कि नेगेटिव मार्किंग जो है
उसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब इसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है DFT अर्थात डायनामिक फैक्टर टेस्ट, अर्थात आपके व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार के पहलुओं को जांचने के लिए एक टेस्ट लिया जाता है जिसे डायनामिक फैक्टर टेस्ट, शॉर्ट में कहें तो DFT कहा जाता है। इसका आयोजन पुनः किया जा रहा है, अर्थात ये पहले था, बाद में हटाया गया, अब इसे री इंट्रोड्यूस किया गया है। नई चीज इंट्रोड्यूस क्या होती है? नेगेटिव मार्किंग। ऐसी चीज जो पहले थी बाद में हटा दी, अब वापस लागू कर रहे हैं, अर्थात री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो क्या है? आपका DFT, इसे री इंट्रोड्यूस किया गया है। अब पूरी की पूरी जो एग्जाम की प्रोसेस है पूरी तरह से संगठित है, स्ट्रीम्ड है, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रीम्ड कर दिया गया है दोस्तों इसे। और तो और पूरी की पूरी प्रक्रिया जो पारदर्शी अर्थात ट्रांसपेरेंट कर दी गई। काफी आसान काम हो गया है, बिल्कुल पारदर्शी काम है, कोई भेदभाव इसमें नहीं है, कोई भाई भतीजावाद कुछ नहीं है। आप यदि काबिलियत रखते हैं तो आपका देश आपका इंतजार कर रहा है, एयरफोर्स आपका इंतजार कर रही है। चले आइए आगे देखते हैं एयरफोर्स में कौन कौन से ट्रेड्स होते हैं। जैसा कि अभी अपन पहले बात भी कर रहे थे कि इसमें कौन कौन से ट्रेड्स होते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिए यहां पर दो प्रकार के ग्रुप हैं, ग्रुप एक्स तथा ग्रुप वाई। ग्रुप एक्स एक टेक्निकल ग्रुप है जबकि वाई एक नॉन टेक्निकल ग्रुप है। इसलिए ग्रुप एक्स में जो ट्रेड्स होंगे वो सारे के सारे या लगभग कह लीजिए वो सारे के सारे आपके टेक्निकल ग्रुप्स होंगे। तो एक्स ग्रुप क्या है? आपके टेक्निकल ट्रेड्स इसमें रहेंगे, ध्यान देंगे। इसमें आपके क्या रहेंगे? टेक्निकल ट्रेड्स इसमें रहेंगे, जिसमें पहला आपका होता है ऑटोमोबाइल फिटर का होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर का होता है, तीसरा इलेक्ट्रिकल फिटर, चौथे की यदि अपन बात करें तो मैकेनिकल सिस्टम फिटर, पांचवा आपका होता है स्ट्रक्चर्स फिटर, फिर छठा प्रोपल्शन फिटर, सातवां आपका होता है वर्कशॉप फिटर जिसे स्मिथ भी कहा जाता है, और आठवां जो है वो आपका वर्कशॉप फिटर जिसे मैकेनिकल कहा जाता है दोस्तों, और नौवां जो होता है वो होता है वेपन फिटर। एक्स ग्रुप में केवल एक नॉन टेक्निकल पोस्ट जो होती है वो होती है एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की। ध्यान दीजिएगा, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की। लेकिन ये जो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर जो पोस्ट है ये डायरेक्ट इसको रिक्रूट के लिए नहीं निकाला जाता है। ये जो सीधी भर्तियां जो होती हैं, ठीक है, उनमें इस प्रकार के पदों को आमंत्रित किया जाता है। प्राय जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ठीक है, उधर के स्टेट्स जो होते हैं उनके जो डोमिसाइल्स अर्थात वहां के जो मूल निवासी जो होते हैं उन्हीं के लिए ये पद सुरक्षित होते हैं और वही लोग इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं। दोस्तों आगे बात करें, यदि हम वाई ग्रुप की बात करें तो वाई ग्रुप बेसिकली एक नॉन टेक्निकल ग्रुप होता है, लेकिन फिर भी इसमें दो टेक्निकल पोस्ट हैं। यदि पहले टेक्निकल पोस्ट की हम इसमें बात करें वाई ग्रुप में, तो पहली जो टेक्निकल पोस्ट है वो है कम्युनिकेशन टेक्नीशियन की, और दूसरी है इसमें ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन की। बाकी की सारी जो पोस्ट इसमें है वो नॉन टेक्निकल ग्रुप्स की हैं, जैसे एडमिन असिस्टेंट होता है इसमें, इसके अलावा अकाउंट्स असिस्टेंट होता है, मेडिकल असिस्टेंट होता है, लॉजिस्टिक्स असिस्टेंट होता है, एनवायरमेंट सपोर्ट सर्विस असिस्टेंट होता है, ओपीएस असिस्टेंट होता है, इसके अलावा मीटियोरोलॉजिकल असिस्टेंट होता है, ग्राउंड ट्रेनिंग असिस्टेंट होता है, इंडियन एयरफोर्स पुलिस इसमें शामिल होता है, इंडियन एयरफोर्स सिक्योरिटी इसमें शामिल होता है, और म्यूजिशियन भी इसमें शामिल होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जितनी भी पोस्ट हैं, यदि आपने एक्स के थ्रू आवेदन किया है, वाई के थ्रू आवेदन किया है, तो ध्यान दीजिएगा जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है और आपका जो स्कोर होता है उस स्कोर के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट जो है वो आवंटित होती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी फला पोस्ट के लिए पहले से आवेदन कर पाए, ऐसा इसमें नहीं है। ये बात आपको जरूर ध्यान में रखनी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेड्स के बाद में हम आगे बात करेंगे कि इसका रिक्रूटमेंट साइकिल जो है वो किस प्रकार का होता है, अर्थात भर्ती प्रोसेस जो है, प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार की होती है।
प्राय ध्यान दीजिएगा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया में आपको 1 वर्ष लग जाता है दोस्तों। जी हां, कितना वर्ष लग जाता है? 1 वर्ष लग जाता है। तो ये 1 वर्ष का वक्त किस प्रकार से है, हमने इसको 3 फेजेस में इसको बांटा है। और एक बात और, 1 साल में एक्स तथा वाई ग्रुप की एग्जाम से 2 बार कंडक्ट होती हैं। कितनी बार कंडक्ट होती हैं? 2 बार कंडक्ट होती हैं। हमने इसलिए इसको नाम जो है फर्स्ट साइकिल और सेकंड साइकिल ये नाम दिया है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट साइकिल तथा सेकंड साइकिल हमने इसको नाम दिया है। तो जो फर्स्ट साइकिल है वो कब प्रारंभ होता है? तो ध्यान दीजिएगा, फेज फर्स्ट आपका प्रथम चरण प्रारंभ हो जाता है जब नोटिफिकेशन आउट हो जाता है, अर्थात भर्ती की सूचना जो है वो आपको मिल जाती है। ये भर्ती की सूचना आपको वर्ष के, साल के पहले 2 सप्ताह में, अर्थात 1 से लेकर के 15 जनवरी तक, अर्थात संक्रांति के आसपास तक आपको मिल चुकी होती है। अर्थात आपका पहला फेज यहां पर स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। नोटिफिकेशन आपको 1 से 15 जनवरी के बीच में हासिल हो जाता है। उसके बाद में ऑनलाइन एग्जाम आपका 15 से लेकर के 30 मार्च, जी हां दोस्तों, 15 से लेकर के 30 मार्च के बीच में आपका ऑनलाइन जो एग्जाम है वो कंडक्ट होता है। इसके अलावा 10 अप्रैल तक आपका रिजल्ट जो है, लगभग 10 अप्रैल तक, अराउंड 10th ऑफ अप्रैल आपका रिजल्ट जो है घोषित होता है। फिर आपका फेज सेकंड स्टार्ट हो जाता है। यानी पहले फेज में क्या होगा? पहले फेज में आपका नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन के बाद में आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद में फिर आप एग्जाम में अपीयर होते हैं। फिर एग्जाम में अपीयर होने के बाद में फिर आपका रिजल्ट आता है, आप पास होते हैं। ठीक है, अब पास होने के बाद में अगली प्रोसेस जो है, जो स्टार्ट होती है, उसको अपन फेज सेकंड में डालते हैं। अब देखिए फेज सेकंड में क्या होता है। अब आपका फेज सेकंड यहां स्टार्ट हो जाता है। फेज सेकंड में एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ये एक प्रकार का नॉक आउट राउंड होता है। इसके 3 चरण होते हैं। फेज सेकंड में 3 प्रक्रियाएं होती है। पहला आपका फिजिकल होता है, फिर आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट होता है, फिर आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट थर्ड होता है दोस्तों। तो यदि आपने फिजिकल पास किया है तो ही आप एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट में जाएंगे, और फर्स्ट टेस्ट को, इसको एडेप्टेबिलिटी फर्स्ट टेस्ट को यदि आपने पास किया तो ही आप सेकंड में जाएंगे। और सेकंड, इन तीनों को यदि आपने जब क्लियर कर लिया है, इन तीनों के स्कोर के आधार के ऊपर फिर आपको मेडिकल के लिए बुला फेज थर्ड में दिया जाता है। तो फेज सेकंड जो काफी क्रिटिकल, काफी क्रूशियल राउंड रहने वाला है, लेकिन यहां पर आपको बिल्कुल मेंटली कूल रहना होता है, मेंटली टफ रहना होता है, फिजिकली फिट रहना पड़ता है। हालांकि फिजिकल फिटनेस की अभी अपन आगे बात करेंगे। फिजिकल फिटनेस के लिए इतना ज्यादा इसमें कुछ नहीं चाहिए होता है कि आप साल भर बिल्कुल फिजिकल के अंदर लगे रहें। आप एग्जाम की तैयारी कीजिए, आराम से एग्जाम पास कीजिए। एग्जाम पास करने के बाद में भी आप यदि 15 दिन की, 20 दिन की, महीने भर की भी यदि आप तैयारी कर लेते हैं, 15 दिन की तैयारी कर लेते हैं, तो आप आराम से फिजिकल क्लियर इसका कर सकते हैं। तो देखते हैं जो फेज सेकंड है इसमें क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। फेज सेकंड में पहली जो चीज है वो है PFT, P फॉर फिजिकल, F फॉर फिटनेस और T फॉर टेस्ट। अर्थात सबसे पहले आपका होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ठीक है दोस्तों, जिसमें आपकी दौड़ होती है और कुछ एक आध चीजें और होती है जिनका अभी थोड़ी देर बाद में डिस्क्रिप्शन देने ही वाला हूं आपको। तो पहले आपका क्या होता है? फिजिकल होता है। फिजिकल के बाद में आपके 2 टेस्ट होते हैं, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड। ठीक है, आप इसमें से यदि किसी भी चीज में चूक जाते हैं तो फिर अगले राउंड में आप नहीं जाते हैं। जब आप इन तीनों चीजों को क्लियर कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, तो आपका जो एक ओवरऑल स्कोर तैयार होता है, उस स्कोर के तैयार आधार के ऊपर आप फेज थर्ड में एंटर करते हैं। और यहां पर सबसे पहले आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, जो कि जुलाई के महीने में होता है। और याद रखिएगा कि आपका जो फेज सेकंड है वो मई के महीने में होगा दोस्तों। ठीक है, अब यदि आपने मेडिकल भी क्लियर कर लिया है, मेडिकल भी आपने क्लियर कर लिया है, तो फिर आपका नाम जो है PSL, अर्थात प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट, जिसको आप शॉर्ट में
PSL नाम से भी जानते हैं, PSL नाम से भी आप इसको जानते हैं। तो आपका नाम जो है PSL में आता है और ये PSL जो है 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर को पब्लिश होती है, इसके इर्द गिर्द पब्लिश होती है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर गौर करने वाली बात यह है, जब आपके ये जो इंडियन एयरफोर्स के जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं या जो सिलेक्शन सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स के ऊपर जहां पर आप उपस्थित हो रहे होते हैं, जहां पर आप मेडिकल वगैरह के लिए गए होते हैं, ठीक है, यदि आपने PSL में आपका नाम आया, उसी से पहले यदि आपने अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए हैं, तो एनरोलमेंट लिस्ट जो है, जो कि 10 दिसंबर को आउट होती है, उससे पहले ही आपका नाम जो है, उसके नाम से, आपके नाम से आपके ज्वाइनिंग लेटर इश्यू होने स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए मैं अब इसको थोड़ा सरल करता हूं। मेडिकल में पास हुए तो आपका नाम किस में आता है? PSL में। PSL कब पब्लिश होती है? 31 अक्टूबर को। इसके बाद में 10 दिसंबर को एनरोलमेंट लिस्ट आती है। एनरोलमेंट लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स का नाम होता है वो फाइनली सेलेक्ट होते हैं, अर्थात उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। एनरोलमेंट लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स का नाम आता है उन्हीं को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अक्सर इसमें क्या होता है कि आपका नाम तो बाद में आता है एनरोलमेंट लिस्ट में, और उससे पहले ही आपको ज्वाइनिंग लेटर्स भी आने प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन देखा यह गया है कि उन्हीं स्टूडेंट्स के ज्वाइनिंग लेटर्स आते हैं जिन्होंने अपने एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर्स पर अपने डॉक्यूमेंट्स पहले सबमिट करवा दिए हैं, उन्हीं के ज्वाइनिंग लेटर्स पहले आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आपको फाइनली जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है। यह आपका लास्ट स्टेज होता है। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया जो 3 फेजेज में चलती है, और इस पूरे फेज को, इस पूरे साइकिल को, पूरे चक्र को 1 वर्ष का समय लग जाता है। दोस्तों कितना समय लग जाता है? 1 वर्ष का समय लग जाता है। जनवरी के फर्स्ट या जनवरी के सेकंड वीक में, अर्थात 1 से लेकर के 15 जनवरी के बीच में नोटिफिकेशन इश्यू होता है, और फिर उसके अगले वर्ष जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है। यह था आपका साइकिल फर्स्ट। अब मैं बात कर रहा हूं साइकिल सेकंड की, क्योंकि साल में 2 बार एग्जाम होते हैं ग्रुप X तथा Y के। यदि आप साइकिल सेकंड की बात करें तो आपका जो फेज सेकंड है वो प्रारंभ होता है नोटिफिकेशन के साथ में 1 से लेकर 15 जुलाई को। इसके बाद में आपका ऑनलाइन एग्जाम जो है वो 15 से लेकर के 30 सितंबर तक होता है, और रिजल्ट जो है आपका 10 अक्टूबर के आसपास घोषित होता है। इसके बाद में आपका फेज सेकंड स्टार्ट हो जाता है, और फेज सेकंड में PFT और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट जो है वो नवंबर के महीने में आयोजित करवाए जाते हैं। फेज थर्ड जो है वो आपका स्टार्ट होता है मेडिकल के साथ, और मेडिकल आपका जनवरी में होता है, और आपकी PSL अर्थात प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट जो है 30 अप्रैल के आसपास घोषित होती है, और एनरोलमेंट लिस्ट जो है 10 जून के आसपास आती है। फिर जो आपकी ट्रेनिंग है वह जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाती है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से पूरे साल भर में 2 बार एग्जाम होते हैं, और 2 साइकिल चलते हैं, और एक साइकिल को कंप्लीट होने में पूरा 1 साल लग जाता है। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो आप अपने सवाल जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है मैं व्यक्तिगत रूप से वहां पर लिख करके आपको दूंगा। इसके अलावा ये पूरी PDF जो है आपको नीचे लिंक में भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वहां पर भी आप देख सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। फिर आगे अपन इंडियन एयरफोर्स में X तथा Y ग्रुप के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, हम उसकी बात करते हैं। यदि हम जेंडर की बात करें तो केवल इसमें जो मेल कैंडिडेट जो होते हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड आप होने चाहिए, और जिस वक्त आप आवेदन करते हैं
उस वक्त आपकी उम्र, ध्यान दीजिएगा, 16 से 20 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और जब आपकी ज्वाइनिंग होती है, अर्थात आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, तब आपकी आयु आप 1 वर्ष बढ़ा दीजिए, अर्थात 17 से 21 वर्ष तक की होनी चाहिए। एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के लिए एज क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। यदि आप ग्रेजुएट्स हैं तो ये आपके लिए 19 से 24 वर्ष का रहेगा, और यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो ये आपके लिए 19 से लेकर के 27 वर्ष तक का रहेगा दोस्तों। फिर ये आगे यदि अपन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो जो ग्रुप एक्स है उसके लिए मैथ्स, फिजिक्स वाले जो विषय हैं, ठीक है, मैथ्स तथा फिजिक्स आपके होने आवश्यक है। आप यूं कह लीजिए पीसीएम आपके होने चाहिए, और इसमें एग्रीगेट आपके 50% नंबर बनने चाहिए। और ध्यान दीजिए अंग्रेजी विषय में, फिर से कह रहा हूं, ध्यान दीजिए अंग्रेजी विषय में आपके 50 नंबर आने जरूरी हैं। और चूंकि मैं अशोक जांगेड़ अंग्रेजी का अध्यापक हूं, आपको इंग्लिश भी पढ़ाता हूं, इसलिए मेरी विशेष सलाह है कि अपना जो YouTube चैनल है उसका आप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैंने विशेष तौर पर एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया है जो कि ग्रुप एक्स तथा ग्रुप वाई वाले स्टूडेंट्स को कभी भी उनको नीचे नहीं आने देगा, उनको हमेशा ऊपर लेकर के जाएगा इंग्लिश सब्जेक्ट्स में। मैं बात पास होने की या सिर्फ 50 नंबर की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मेरिट्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप इंग्लिश सब्जेक्ट्स में, मैं और सब्जेक्ट्स की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट की बात कह रहा हूं। मैं मेरे सब्जेक्ट में मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, जैसा मैं कहता हूं वैसा आप कर लेना, और आपके मार्क्स जो हैं अबव 80, 85, 80, 85, 90, 95, 100 तक आप लेकर के जाएंगे, वादा है मेरा आपसे। लेकिन जैसा कहता हूं वैसा आपको इसमें करना ही होगा। इसके अलावा यदि आपने 3 वर्षीय कोई डिप्लोमा कोर्स किया हो किसी इंजीनियरिंग वगैरह में, इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है, इफ इंग्लिश नॉट ए सब्जेक्ट, और उसमें डिप्लोमा में वहां पर इंग्लिश कोई विषय नहीं था, ध्यान दीजिए, आपने पीसीएम से या इनसे कुछ नहीं किया, आपने इंजीनियरिंग से, नॉट इंजीनियरिंग मत पढ़िएगा इसको, इंजीनियरिंग, यदि आपने इंजीनियरिंग से कोई डिप्लोमा किया है और इस डिप्लोमा में इंग्लिश विषय नहीं था, तो याद रखिएगा 10th क्लास में, जी हां कक्षा 10 में आपका जो अंग्रेजी विषय है उसमें आपके 50% मार्क्स होने जरूरी हैं। मैं एग्रीगेट की बात नहीं कर रहा हूं, कक्षा 10 के अंग्रेजी विषय में आपके 50 नंबर, 50 मार्क्स आपके होने आवश्यक है। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है किसके लिए? आपके ग्रुप एक्स के लिए, एक्स ग्रुप के लिए है। और यदि अपन वाई ग्रुप की बात करते हैं तो यहां पर आपके किसी भी 12वीं कक्षा में, चाहे पीसीएम हो, चाहे पीसीबी हो, चाहे आपका आर्ट्स हो, उसमें आपके 50% नंबर होने चाहिए, और अंग्रेजी विषय में भी 50 मार्क्स होने चाहिए। और मान लीजिए आपने 12th नहीं किया हो, 10th क्लास जो है उसके बाद कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम अर्थात वोकेशनल कोर्स कर लिया हो, जैसे आईआईटी कर लिया हो, या म्यूजिक से कुछ आपने कोई ऐसा कुछ कोर्स कर लिया हो, तो ध्यान दीजिए उसमें यदि अंग्रेजी विषय नहीं है तो फिर 10th क्लास जो है, उस 10th क्लास में आपके अंग्रेजी सब्जेक्ट में 50 मार्क्स का होना जरूरी है। उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। यहां तक आगे बढ़े तो बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। ग्रुप वाई में मेडिकल असिस्टेंट जो ट्रेड है उसके लिए यदि अपन बात करें तो मेडिकल के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? बायोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पर देखिएगा, पास्ट 12th विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यहां पर पीसीबी होना चाहिए, पीसीएम नहीं होना चाहिए, आर्ट्स नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ में आपके पीसीबी में अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, नॉट बायोलॉजी, इसे बायोलॉजी पढ़ेंगे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी में टोटल मिलाकर के आपके 50% मार्क्स पूरे में एग्रीगेट होने चाहिए, और अंग्रेजी जो विषय है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, उसमें भी 50 मार्क्स आपके होने चाहिए।
और बात करते हैं एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेड की, तो आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में जहां पर साथ में आपको बीएड करना होता है, इन सभी में आपको 50% मार्क्स जरूर आपको लाने ही होते हैं, अदरवाइज आप क्वालिफाइड नहीं करते हैं। एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेड जो, इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये सीधी भर्ती जो होती है उसके द्वारा होते हैं, ठीक है। रैली भर्ती जो होती है उसके द्वारा इनको ओपन किया जाता है, और केवल जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, केरला है, इस तरह की जो स्टेट्स हैं, वहां के जो डोमिसाइल्स जो हैं, सिटीजन्स जो हैं, वही इसके लिए एलिजिबल्स होते हैं। हम लोग इसके लिए, अर्थात नॉर्थ इंडिया से हम इसके लिए एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि इनको वहीं पर रहना होता है, इसलिए वो इसके लिए ज्यादा उपयुक्त माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आगे बढ़े तो सबसे बड़ा जो सवाल जो आता है वो तो हाउ टू अप्लाई, कि हमें एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स में बतौर एयरमैन, बतौर नॉन ऑफिसर एंट्री करनी है तो फॉर्म कैसे भरें। तो ध्यान दीजिएगा, आप इस वेबसाइट को जरूर नोट कर लीजिएगा, www.airmanselection.cdac.in। ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप जाइए, नोटिफिकेशन आने के बाद में यहां पर आप फॉर्म फिल कीजिए। लगभग 250 रुपीज जो है, ये लगभग फी होती है इसकी, ठीक है। ये आपको फी चुकानी होती है। इसके बाद में आप फॉर्म फिल कर देते हैं। सारी प्रक्रिया बहुत ही आसान है और साइट पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें आते हैं, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, अर्थात एमसीक्यूज वाले इसमें प्रश्न जो है वो आते हैं, अर्थात ABCD, कभी ई भी हो सकता है, 4 या 5 विकल्प भी इसमें हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस वाले इसमें सवाल होंगे। और लैंग्वेज की यदि आप बात करते हैं तो यहां पर बाइलिंगुअल लैंग्वेज जो है उनका इस्तेमाल होता है, अर्थात हिंदी तथा इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में पेपर आपको उपलब्ध होता है। तो बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, इसमें स्कीम ऑफ एग्जाम एक्स ग्रुप के लिए क्या रहेगी, वाई ग्रुप के लिए क्या रहेगी, यदि हम इसकी बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैथ्स, इसके क्वेश्चन और मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क, एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, ठीक है। तो मैथ्स के 25 सवाल होंगे जिसके लिए आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। इसी प्रकार से फिजिक्स के 25 सवाल होंगे, एक्स ग्रुप में 20 मिनट मिलेंगे आपको। इंग्लिश के 20 सवाल होंगे जिसके लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस या नंबर ऑफ मार्क्स कहें तो 70 होते हैं, और यदि आप टाइम की बात करें तो 60 मिनट्स अर्थात 1 आवर आपको दिया जाता है। लेकिन यहां पर सबसे गौर करने वाली बात जो है, जिसको आपको भूलना नहीं चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, वो बात यह है दोस्तों कि यहां पर जब आप यहां अपीयर होते हैं तो ये पहली विंडो ओपन होगी, कंप्यूटर की स्क्रीन पे पहली विंडो ओपन होगी आपकी मैथ्स की, इसलिए मैंने उसी क्रम में लिया है, ठीक है। मैथ्स के लिए 25 सवाल हैं, 20 मिनट दिए गए। 20 मिनट जब खत्म हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक ये विंडो क्लोज हो जाएगी। जी हां, ऑटोमेटिक ये विंडो दोस्तों, ये विंडो क्लोज हो जाएगी। उसके बाद में अगली विंडो ओपन हो जाएगी, फिजिक्स वाली विंडो, और फिर इसके लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप पीछे वापस चले जाओ कि नहीं यार मेरा मैथ्स का सवाल छूट गया, मैं अब जाके सोल्व कर लूं, नहीं कर पाओगे, इसलिए टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना है। फिर अंत में आपकी इंग्लिश वाली विंडो जो है वो ओपन होती है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से 70 क्वेश्चंस हैं और 60 मिनट्स हैं एक्स ग्रुप के लिए। फिर अपन बात करते हैं वाई ग्रुप के लिए। तो जो पहली विंडो इसमें ओपन होती है वो होती है इंग्लिश की, जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 मिनट्स होते हैं दोस्तों, 20 सवाल हैं, 20 मिनट हैं। उसके बाद में अगली विंडो रागा की ओपन होती है। रागा का मतलब होता है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, अर्थात रागा, RAGA, रागा। यह विंडो ओपन होती है जिसमें 30 सवाल होते हैं और 25 मिनट आपको दिए जाते हैं। रागा में जो 30 सवाल हैं उसमें आप मान करके चलिए
5 सवाल पक्के आपके रीजनिंग के रहने वाले हैं, बाकी अदर क्वेश्चंस आपके जीके के या इस प्रकार के कुछ रहने वाले हैं। 5 सवाल आपके रीजनिंग के इसमें पक्के रहने वाले हैं। 10th की मैथ्स के सवाल जो है वो भी इसी में आगे आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसमें कुल मिलाकर के 50 सवाल हैं और 45 मिनट हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि अब नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दी गई है, अर्थात प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 1/4 अर्थात 0.25 मार्क्स जो है वो आपके डिडक्ट होते हैं। ठीक है, यदि आपने एक प्रश्न गलत किया है तो आपके 0.25 मार्क्स जो है कट जाते हैं, डिडक्ट हो जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग का आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जो आपका रिजल्ट जो होता है वो 20 से 25 दिन के भीतर आपका रिजल्ट आ जाता है। अब फेज सेकंड में क्या क्या होता है, रिजल्ट आने के बाद में जब आपने पेपर दे दिया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद में आप क्या होता है फेज सेकंड, मैंने आपसे वादा किया था, अभी इसमें बात करेंगे कि मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं जैसा मैंने वादा किया था। तो इसे PFT, P फिजिकल फिटनेस, F टेस्ट, T, तो इसे जो PFT है ये आयोजित करवाया जाता है। इसमें आपको 6 मिनट और 30 सेकंड के समय में 1.6 किलोमीटर अर्थात 1600 मीटर की रेस लगानी होती है। आपके पास समय होता है 6 मिनट और 30 सेकंड। दोस्तों यदि आप पे जोश और जज्बा है तो 6 मिनट और 30 सेकंड में आप 1.6 किलोमीटर नहीं, आप 2 किलोमीटर तक की रेस लगा सकते हैं। दावा है मेरा, ठीक है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, यू कैन डू इट। ठीक है, इसके अलावा 10 पुशअप्स होते हैं, 10 सिटअप्स होते हैं और 20 स्क्वाट्स अर्थात उठक बैठक इसमें लगवाई जाती है। तो फिजिकल जो है बहुत कोई टफ नहीं, बहुत आसान सा फिजिकल है, बस आपको रेस का इसको थोड़ा ध्यान रखना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। अब फेज सेकंड ये रहा। अब फेज सेकंड में यदि आप हाइट की इनकी भी बात कर लेते हैं क्योंकि फिजिकल फिटनेस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां पर आपकी आयु जो है और वजन जो है, उम्र तथा वजन उसी के अनुसार आपकी हाइट होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी आयु है 16 वर्ष और आपका वजन है 44 किलो, तो आपकी हाइट देखिए कितनी होनी चाहिए, 152। तो ये पूरी की पूरी टेबल यहां पर दे रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और वैसे इसका PDF बना करके नीचे YouTube में जब आप इसको वीडियो को देखेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर टेलीग्राम का आपको लिंक मिलेगा, वहां पर आपको इसका PDF भी अवेलेबल हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर फेज सेकंड में ही आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट आयोजित किया जाता है। इस टेस्ट के लिए आप कब अपीयर होते हैं, मैंने पहले बताया था, जब आप फिजिकल फिटनेस PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT क्लियर करते हैं तो फिर आप एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट के लिए आते हैं। ध्यान दें, ये फेज सेकंड पूरा का पूरा एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर, जिसको आप ASC, जो कि पूरे भारत में 14 है, जिनकी लिस्ट मैंने लास्ट में दे रखी है। ठीक है, वहीं पर संपन्न होता है। ठीक है, ये पूरा पूरा ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता है दोस्तों, ये ऑफलाइन टेस्ट होता है। आपने फिजिकल दिया, क्लियर किया, तो फिर आपको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट के लिए बुलाया जाता है। इसमें सबसे पहले होता है DFT अर्थात डायनेमिक फैक्टर टेस्ट। फिर से सुन लीजिएगा, डायनेमिक फैक्टर टेस्ट। इसमें 20 सवाल होते हैं, सारे के सारे सवाल इंग्लिश के होते हैं। ठीक है, पूरे 20 सवाल किसके होते हैं, इंग्लिश के होते हैं, जिसके लिए आपको 15 मिनट्स दिए जाते हैं, 15 मिनट्स आपको इसके लिए दिए जाते हैं। फिर अगला होता है आपका SRT। SRT का देखिए मतलब क्या होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। और इस सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आपके 5 सवाल तो आपके रीजनिंग के होते हैं और बाकी के जो 40 के लगे सवाल है वो अदर होते हैं, अर्थात किसी सिचुएशन के प्रति आपका किस प्रकार का रिएक्शन होगा। ठीक है, इसको जांचने के लिए बाकी सवाल होते हैं, ये कोई ज्यादा कोई टफ नहीं होते हैं। इसके लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाता है। ध्यान दें, ये एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट जो है
ये ऑफलाइन होता है। फेज सेकंड के जितने भी टेस्ट होते हैं सब के सब ऑफलाइन होते हैं, ऑनलाइन नहीं होते हैं। फिर इसके बाद में यदि आपने एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट क्लियर किया है तो फिर आपको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड के लिए बुलाया जाता है, जिसमें ग्रुप डिस्कशन अर्थात जीडी शामिल होता है। ग्रुप डिस्कशन अर्थात जीडी शामिल होता है। अब जीडी के लिए क्या होता है, आप सभी को एक वहां बड़े से हॉल में इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। आपको एक पेपर दिया जाता है जिसमें कोई स्क्रिप्ट लिखी रहती है और उस स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए आपको 4 से 5 मिनट का समय दिया जाता है। दोस्तों, आपको उस स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए कितना वक्त दिया जाएगा? जी हां, 4 से 5 मिनट तक, मैक्सिमम 5 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। उस दौरान आपको क्या करना होता है? बिल्कुल कूल माइंड से, ठीक है। आप अभी तक आपने जो कुछ सीखा है अपनी जिंदगी में, उस पूरे ज्ञान को झोंक दीजिए, आराम से कूल माइंडेड रहिए, टेंशन में मत आइए, ठीक है। उस 5 मिनट में उस स्क्रिप्ट को पढ़िए और पढ़ करके बस इतना पता लगाइए कि इसमें क्या कहा जा रहा है या अगला व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि आपके ज्ञान की परीक्षा पहले हो चुकी है। ध्यान दीजिए, आपके ज्ञान की परीक्षा पहले हो चुकी है। अब ज्ञान नहीं चेक कर रहे हैं, अभी आपकी कुछ अदर स्किल्स, बोलने की कला, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका वे ऑफ वॉकिंग, वे ऑफ टॉकिंग, ठीक है, ये सारी चीजें अब चेक होने वाली है। इसलिए उस कागज के पुर्जे से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो जीडी के लिए आपको स्क्रिप्ट दी जाती है, 5 मिनट का समय दिया जाता है पढ़ने के लिए, फिर आपको मौका दिया जाता है 1 मिनट का बोलने के लिए। तो उस 1 मिनट में 15 से लेकर के 30 सेकंड तक, ध्यान दीजिए, उस 1 मिनट में 15 से लेकर के 30 सेकंड तक आपको अपने बारे में बताना है। दैट मीन्स यू आर टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद इन 30 सेकेंड्स, और अगले 30 सेकंड में उस टॉपिक को आपको समराइज करना है कि इस टॉपिक में क्या कहा गया है, ठीक है। यह सब कुछ आपको करना होता है। प्रत्येक कैंडिडेट को इस बात का अवसर मिलता है। फिर आपको 15 के ग्रुप में बांट दिया जाता है। आपके 15 के ग्रुप्स जो है वो बना दिए जाते हैं, और उसके बाद में फिर आप क्या करते हैं, उस ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लेते हैं। आप जो टॉपिक जो कि इस स्क्रिप्ट में था, ठीक है, जो आपको टॉपिक दिया गया है, ठीक है, उस पर आप क्या कर सकते हैं, फेवर या पक्ष या विपक्ष में आप इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर और अगेंस्ट आप उसमें बोल सकते हैं, अपने विचार जो है अपनी भाषा में वहां पर रख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, ये रहा आपका जीडी का सेशन। तो ये सारे के सारे जो फेज सेकंड है, इसमें जो 3 टेस्ट हैं, पहला पीएफटी टेस्ट है, फिर आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट है, फिर आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड है। ये तीनों के तीनों नॉकआउट राउंड है, अर्थात एक भी क्लियर नहीं किया तो दूसरे में नहीं पहुंचोगे। ये तीनों आपको क्लियर करने होते हैं। तीनों का जो स्कोर तैयार होता है उसके आधार पर फिर आपको फेज थर्ड में आपको एंट्री दी जाती है, और फेज थर्ड में वहां पर जब आप फेज थर्ड में पहुंचते हैं तो वहां पर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। ध्यान दें, ये पूरा फेज सेकंड जो है भारत के 14 सेंटर्स पर आयोजित किया जाता है। जब हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो लगभग हर जिला मुख्यालय पर हमें एग्जाम देने की, या हर बड़े जिला मुख्यालय पर हमें एग्जाम देने की छूट होती है। ऑनलाइन एग्जाम हमारे लगते हैं, ठीक है, बड़े बड़े शहरों में हमारे लगते हैं। लेकिन आपका जो फेज सेकंड जो राउंड है वो पूरे भारतवर्ष में केवल इन 14 सेंटर्स पर ही होता है। आपका जो पहला सेंटर जो है ASC, यहां पर ए का मतलब एयरफोर्स है, एस का मतलब सिलेक्शन है, सी का मतलब सेंटर है, अर्थात एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर्स, ASC। तो ASC अंबाला कैंट हरियाणा में है पहला। दूसरा ASC कानपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ASC जोधपुर राजस्थान में है। ASC बेंगलुरु कर्नाटका बेलगाम में है। ASC भुवनेश्वर ओडिशा में है। ASC गुवाहाटी आसाम में है। ASC कोची केरला में है। इसके अलावा ASC न्यू दिल्ली में भी है। ASC कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। ASC मुंबई महाराष्ट्र में है। ASC चेन्नई तमिलनाडु में है। ASC पटना बिहार में है। ASC सिकंदराबाद तेलंगाना में है, और ASC भोपाल मध्य प्रदेश में है। टोटल आपके 14 ASCs हैं
जहां पर आपका फेज सेकंड कंडक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, फिर सबसे अंतिम बात, जब आप फेज सेकंड क्लियर कर लेते हैं तो फेज सेकंड क्लियर करने के बाद में फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल जब आपका क्लियर हो जाता है तो एनरोलमेंट लिस्ट जो होती है आपकी, ठीक है, वो फाइनली आती है, लेकिन उससे पहले आपकी पीएसएल आती है, और पीएसएल में जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं तो फिर आपका फाइनली नाम जो है एनरोलमेंट लिस्ट में आता है। फिर आपको ज्वाइनिंग के लिए अर्थात ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है। यहां पर एक बात मैं और कहूंगा, ठीक है, इस बात को मैं बिल्कुल इंटेंशनली यहां लेकर के आया हूं। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स के फोन आते हैं, वो पूछते हैं कि सर जैसे आप डिफेंस की तैयारी करवाते हैं तो ठीक है सर, आप हमें बताइए कि मेरे आई साइट थोड़ी वीक है, मैं चश्मा लगाता हूं, तो सर मैं इसके लिए क्या करूं, मैं क्या लेजर का ऑपरेशन करवाऊं, मैं क्या करूं, इस तरह की बातें पूछते। सर इतने नंबर का चश्मा है, तो उसका भी आप एक जवाब सुन लीजिएगा। विजन विदाउट ग्लासेस, यदि आप एक्स ग्रुप में हैं तो 6/12 आपकी आई साइट होनी चाहिए, वो भी बिना चश्मे के, विजन विदाउट ग्लासेस। वाई ग्रुप में है तो 6/36 आपकी होनी चाहिए, और यदि आप ग्लासेस यूज करते हैं, पावर ग्लासेस आप यूज करते हैं, तो एक्स ग्रुप में माइनस का 0.5 से लेकर के प्लस के 2 नंबर तक का जो ग्लासेस है वो आप काम में ले सकते हैं। वाई ग्रुप में 3.5 से माइनस के 3.5 से लेकर के प्लस के 3.5 तक का ग्लासेस आप काम में ले सकते हैं। तो आपको इस बात का भी यहां पर दोस्तों जवाब मिल गया होगा। ठीक है, तो आज का जो सेशन जो है मैंने स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया है जो कक्षा 12 का एग्जाम दे चुके हैं और वो एयरफोर्स की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन जिन्हें पता नहीं होता है कि हम किस प्रकार से एग्जाम की तैयारी करें, इसमें क्या क्या होता है, किस प्रकार से प्रोसेस होती है। तो मैंने पूरी प्रोसेस आपके सामने यहां पर रख दी है। इसके अलावा एक चीज और बकाया रही है और वो रहा है सिलेबस। तो सिलेबस दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में वहां पर आपको मिलेगा। आपको इसके अलावा टेलीग्राम जो चैनल है मेरा, इंग्लिश विद अशोक जांगेड़, वहां टेलीग्राम चैनल पर भी आपको सिलेबस वहां पर अवेलेबल होगा। तो आपको उम्मीद करता हूं आज का सेशन जो है काफी पसंद आया होगा। यदि आपको ये सेशन पसंद आया है, आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इसको जरूर देखिए। नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, फिर नहीं समझ में आया है मेरे से आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल लिख करके भेज सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको वहां पर कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। और आपके वो साथी जो कक्षा 12 का एग्जाम दे चुके हैं और अभी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी पूरी टीम जो है डिफेंस की तैयारी करवाती है। ठीक है, तो दोस्तों आप क्या करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। मैं अशोक जांगेड़ हमेशा आपके साथ तत्परता के साथ बना रहूंगा। जय हिंद।